गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपके सामने आपके अपने जाने पहचाने मुकेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके चैनल सूर्य ज्ञान स्टडी पर। कैसे हैं आप लोग दोस्तों, बताइए। उम्मीद है आप भी स्टूडेंट मेरे सभी अच्छे होंगे। देखिएगा, आज की वीडियो आप हमारा दूसरा अध्याय है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पहला पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपकी मुझे कमेंट भी आई थी कि सर आप काफ़ी अच्छी इसमें आप हमको संतुष्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम है। और मुझे लग रहा है आज भी ऐसा ही होने वाला है। बस आप लोगों को क्या है, थोड़ा सा आप इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ भी थोड़े बहुत डाउट होते हैं वो लास्ट तक समझ लीजिए क्लियर हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज का हमारा टॉपिक में क्या है, आप बस ये देखिएगा क्या है। आज हम घनत्व भी पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हमारे अध्याय में घनत्व भी है, गलनांक है, फिर क्वथनांक है, फिर इसके बाद क्या ऊर्ध्वपातन है, फिर वाष्पीकरण है, फिर आर्द्रता भी है। सारी डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ सब कुछ क्लियर, छोटी छोटी बातों को भी हम सफाई कर देंगे। क्योंकि अंत तक क्या होता है दोस्तों, वे लास्ट में हमारी बड़ी हो जाती हैं और बड़ी होने के बाद हमको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। और आज हम उस परेशानी को आज जड़ से ही समाप्त करने वाले हैं दोस्तों। तो हम अधिक समय आपका ना लेते हुए और जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे ये बता दूं, आपके लिए 2 लाइनें लाया हूं। आप उम्मीद है आप उस 2 लाइनों पर अच्छे से कमेंट करेंगे और अपने जीवन में जरूर आप उस नोट को उतारिएगा। क्योंकि हम जो भी हमको अच्छे ज्ञान होता है, अगर हम उस जीवन में उसको नहीं यूज करते हैं तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं 2 लाइन। मेहनत ही सफलता की चाबी है। क्या लगा इस, कुछ समझ में नहीं है। मेहनत ही सफलता की चाबी है, कोई ताला है क्या भाई? अरे ताला वाले की बात नहीं चल रही यहाँ पे। मैं बोल रहा हूं मेहनत ही सफलता की चाबी है, मतलब इस मेहनत से हम जो हम सोच रहे हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम जीवन में बनना चाहते हैं, उसका द्वार मेहनत से ही होके जाता है। इसका मतलब ये है। तो इससे मतलब ये है कि आप लोगों को मेहनत नहीं छोड़नी है। और आपको एक बार अगर कुछ समझ में ना आए तो ऐसा ना समझे कि समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ना लिखना बंद कर दें। नहीं, मेहनत आपको करते रहना है। यदि हम आपके साथ हैं, अगर कोई समस्या आती है, एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार आ जाएगा। क्योंकि मेहनत कभी खराब नहीं होती। मेहनत से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम उसमें कहीं ना कहीं विफलता भी हो जाती है तो वो भी हमें एक नया अनुभव देती है। तो चलते हैं, अब ज्यादा समय आपका व्यर्थ ना करते हुए स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, तो हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं आज। इसका दूसरा अध्याय है। सबसे पहले हम देख पढ़ते हैं घनत्व। घनत्व क्या है, क्यों इसका यूज होता है, घनत्व के बारे में हम लिखते हैं। ओके, घनत्व की परिभाषा लिख देंगे हम, उसके बाद आपका टाइम वेस्ट ना होते हुए घनत्व की परिभाषा लिखने के बाद हम उसको घनत्व को आपको समझा देंगे। ओके, तो दोस्तों हम घनत्व की परिभाषा लिख चुके हैं। देखिएगा, क्योंकि आपको टाइम बचाने के लिए हमने घनत्व की परिभाषा को पहले ही लिख दिया है। देखिए, घनत्व किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। घनत्व किसे कहते हैं? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। सिंपल है, कोई सी वस्तु का कोई द्रव्यमान है और जो उसका आयतन है, यदि हम उससे उसको भाग कर दें तो हमारे पास उस वस्तु का घनत्व निकल कर आ जाता है। अर्थात समझते हैं इसका मतलब क्या है। अर्थात जो घनत्व है हमारे पास, द्रव्यमान बटे उसका आयतन। अब द्रव्यमान तो आप जानते हैं, द्रव्यमान मतलब उसका जो भी वेट है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से द्रव्यमान हमें पता चल गया है। अब ये क्या है, अब देखो द्रव्यमान, इसमें घनत्व है, ये इसका सूत्र भी बन गया यहां से। क्यों इस द्रव्यमान की बात करते हैं हम? जब किसी की परिभाषा होती, परिभाषा से हम सूत्र बना देंगे, सूत्र से ही इसका क्या बना देंगे, मात्रक भी बन जाएगा। बस हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखने की जरूरत। देखिएगा, अब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, यानी कि किलोग्राम यानी कि केजी। सिंपल है। आयतन का क्या होगा,
घन मीटर यानी कि मीटर की घात 3। इसी से इसका मात्रक बन गया घनत्व का। तो यानी कि घनत्व का मात्रक आपका क्या हो गया, केजी प्रति मीटर की घात 3। ये इसका मात्रक हुआ। ओके स्टूडेंट्स, हमने घनत्व के बारे में भी सीख लिया है। क्या क्या सीखा एक बार छोटी सी नजर में देखते हैं। घनत्व की परिभाषा, घनत्व को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। हम ये सोचते घनत्व क्या है, कभी कोई घनत्व की बात आ जाती है तो समझ में नहीं आता घनत्व क्या है, तो हम इसको आज से घनत्व पता चल गया, उसका जो वेट होगा उसके आयतन से जब उसको भाग किया जाता है तो वहां से घनत्व निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका घनत्व क्या हो गया, घनत्व द्रव्यमान का हो गया केजी और इसका आयतन का होगा मीटर की घात 3। तो यहां से इसका मात्रक बन गया केजी मीटर की प्रति मीटर की घात 3। बहुत ही सिंपल है। अब हमें दोस्तों क्वेश्चन ये हमारे माइंड में उठता है, ये घनत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है और हम इसे क्यों निकालते हैं, क्या पर्पस लिए, क्या है घनत्व, कहाँ यूज होता है। हम किसी भी पदार्थ के घनत्व से पता कर सकते हैं कि वो वस्तु कितनी कठोर है या नहीं है, यानी कि वो ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है। उसका घनत्व ही बता सकता है कि वो सबसे अधिक घनत्व वाली वस्तु कौन सी है या सबसे कम घनत्व वाली वस्तु कौन सी है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि देखिए, जिसका घनत्व सबसे अधिक होगा, इसका मतलब ये घनत्व अधिक कब होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और आयतन कम होगा। यानी कम जगह में, जब वो कोई वस्तु किसी कम जगह में रखी हुई होगी और उसका वेट अधिक होगा तो वहां पे घनत्व भी अधिक होगा। और कोई बड़े स्थान पे रखी हुई है और वेट कम है उसके अंदर, तो यहाँ पे समझ सकते हैं उसका घनत्व भी क्या होगा, बहुत कम होगा। ओके, तो देखते हैं, हम लिखते हैं कि सबसे कम और सबसे अधिक घनत्व किस वस्तु का है। सबसे अधिक घनत्व वाला पदार्थ, तो पता है आपको क्या है ये, सबसे अधिक घनत्व वाला जो पदार्थ है वो है आपका हीरा। हीरा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, इसके जो कण होते हैं आपस में बहुत ज्यादा कठोर जुड़े होते हैं, आकर्षित होते हैं, यानी बिल्कुल पास पास में होते हैं। जिसका अधिक घनत्व होगा तो वो वस्तु आपकी ठोस तो जरूर होगी। तो यानी कि आपका यहां से लिख सकते हैं हम हीरा। क्या है, हीरा। अब जैसे हीरा है तो सबसे कम वाला भी कोई ना कोई इसका घनत्व सबसे कम होता है पदार्थ में, तो लिख देंगे सबसे कम घनत्व वाला पदार्थ। आपने देखा होगा जो सबसे कम घनत्व, जैसे कोई गैस है, कोई वाष्प है, तो वो क्या करता है, वो थोड़ी सी भी बहुत जगह में फैल जाती है और उसका वेट नापने लगे तो वेट तो समझ लीजिए आप नगण्य होता है, बहुत कम होता है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी गैस या कोई भी वाष्प होती है तो हम उसको कह सकते हैं उसका घनत्व सबसे कम होगा। सिंपल है, तो हम यहां से कह सकते हैं वाष्प। ठीक, तो यानी कि सबसे कम यानी वाष्प होगा और हीरा हमारा सबसे अधिक है, और बाकी सभी जितने भी पदार्थ हैं इनके घनत्व ऐसे ही घटते और बढ़ते हैं, सभी के हैं। तो हमें घनत्व का पता चल गया, हमने जीवन में घनत्व का क्यों यूज किया जा रहा है, घनत्व क्या है। घनत्व से पता कर सकते हैं हम कि किस पदार्थ के अणु कितने आपस में जुड़े हुए हैं और कितने नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो घनत्व मुझे उम्मीद है आप लोगों को घनत्व समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं गलनांक के बारे में। अब हम गलनांक के बारे में समझते हैं, गलनांक हमारा क्या कहता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं गलनांक। स्टूडेंट्स देखिएगा गलनांक में क्या है, गलनांक की पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बारे में फिर हम वर्णन करते हैं। गलनांक, जिस ताप पर ठोस पिघलकर, कोई ठोस होता है वो पिघलता है, कोई ताप होता है, उसको जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने पे, जैसे आपका कोई बर्फ हुआ तो जब से हम टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ क्या होता है, वो पिघलने लगता है, द्रव बदल जाता है, यानी द्रव में बदल जाता है,
तो वह उस ठोस का गलनांक कहलाता है। सिंपल है। इसमें क्या है, गलनांक का क्या काम है, पहले गलनांक की परिभाषा को समझ लिया हमने कि जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह उस ठोस का गलनांक कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। तो यानी कि इस गलनांक से भी हमें क्या पता चलता है कि कौन सी वस्तु के अंदर कितनी सामर्थ्य है, किस पदार्थ के अंदर कितनी सामर्थ्य है कि वो ताप को झेल जाए, तापमान को। यानी कोई वस्तु, आपने देखा हो कोई पदार्थ 100 डिग्री पर ही उबलने लगता है, कोई 500 डिग्री पर भी नहीं उबलता। तो इसे किस लिए हो रहा है, ये उसके पदार्थ पर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पता चलता है आपका कि वो पदार्थ कितना टेम्परेचर की झेलने की सामर्थ्य रखता है। ठीक है, जैसा हम समझते हैं, अगर हम कहें कि जिसका भी इसमें क्या होता है, सामर्थ्य होती है, उनके कण जो होते हैं उस पदार्थ के अंदर, उसमें टेम्परेचर यानी तापमान को सहने की क्षमता जिसमें अधिक होती है, उसका गलनांक जो होगा, उसका जो गलनांक है वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, अब जिसका अधिक होगा गलनांक, तो उसको बहुत अधिक टेम्परेचर पे रखा जाए तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने देखिए सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, तो हमें पता चल जाएगा जिसका सबसे अधिक गलनांक होगा उस पदार्थ का, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि ये पदार्थ कम ताप पर भी इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिसका गलनांक सबसे कम होगा तो हम ये पता कर सकते हैं कि अगर हमने बाहर धूप में भी इसको रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और हमें पता भी नहीं चल पाएगा। तो हमें इससे ये जानकारी होती है कि पदार्थ के अंदर कितनी सामर्थ्य है कि वो किस ताप को कितना झेल पा रहा है। तो हम यहाँ पर गलनांक का इसलिए प्रयोग किया गया है। हमें ज्ञान, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने, यदि हम उसे थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे, अपने जीवन में भी यूज नहीं कर रहे, हमें पता नहीं है किस लिए किया जा रहा है, हम वो सीख तो रहे हैं वो कार्य, और हमें ये नहीं पता हम इस जीवन में कैसे सीखते हैं, क्यों सीख रहे हैं, इससे क्या क्या हो सकता है, तो ऐसे ज्ञान को कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम गलनांक का हमें पता चल गया कि हमें गलनांक किसी वस्तु का अगर पता चल जाए तो हम इससे पता कर सकते हैं क्योंकि उस वस्तु के अंदर कितनी सामर्थ्य है। ओके स्टूडेंट, यानी कि इसमें क्या है, आपके पदार्थों के आकर्षण जो कण होते हैं उसकी मजबूती सबसे अधिक होती है। एक मैं और मैं लिख देता हूं, इसमें पदार्थ के कण आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। यानी कि इसमें जो है आपस में जुड़े होते हैं मजबूती के साथ, कितना भी ताप पड़ जाए पर वे आपस में क्या टूटते नहीं है, जिसका गलनांक अधिक होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लिखते हैं सबसे अधिक गलनांक, सबसे अधिक गलनांक किस वस्तु का आता है, तो लिख देंगे सब किसका होगा, सबसे अधिक गलनांक जो आपका होता है वो होता है टंगस्टन। एक टंगस्टन धातु होती है, तो हम यहां पे लिख देंगे टंगस्टन। टंगस्टन, यह आपका टंगस्टन पदार्थ कहां पाया जाता है, आपने देखा होगा जो बल्ब होता है हमारा, तो उस बल्ब के तंतु में लगा होता है, जिसे फिलामेंट बोलते हैं। तो उस तंतु में आप जब देखते हैं लाइट से जब उसको धारा प्रवाहित की जाती है उस बल्ब के अंदर, तो वो टंगस्टन धातु का जो फिलामेंट होता है वो तीव्र गति से रोशनी देता है, ये जलता है। तो आपने देखा हो कितनी उसके अंदर एक हीटिंग होती है, पर फिर भी वो उसके बावजूद भी विखंडित नहीं होता, यानी कि वो टूटता नहीं है, नष्ट भी नहीं होता, द्रव में भी नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि उसका गलनांक हाई है। इसका जो टेम्परेचर है 3400 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसका जो है 3400 डिग्री सेल्सियस है। अगर इतना टेम्परेचर हुआ तो ये हमारा जो टंगस्टन धातु है, ये पदार्थ है, तभी ये क्या होगा, द्रव में परिवर्तित होगी, इससे पहले ये परिवर्तित नहीं होगी। सिंपल है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे कम गलनांक वाला क्या है, कम गलनांक वाला पदार्थ। तो आप देखेंगे इसमें जो सबसे कम गलनांक वाला पदार्थ है
वो है आपका पारा। क्या है? पारा है ये। और इस पारा में क्या है सबसे, यानी कि अगर इसको कमरे के तापमान पे भी रख दिया जाता है थोड़े से, तो क्या है वो तुरंत एकदम मतलब इतना कम है कि थोड़े से ही तापमान से वो इसको इधर उधर यानी किया जा सकता है। अब आपने देखो 0 डिग्री सेल्सियस भी पारा जो है जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक है कितना, आप भी देख लीजिए। उसका गलनांक है -38.86 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब -38.86 होता है तब ही ये क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इससे अगर और अधिक रहेगा माइनस में तो ये क्या कहते हैं, मटेरियल यानी कि हमारा कि ठोस अवस्था में रहता है। जैसे ही हमारा 38 आता है, 38 से स्टार्टिंग होती है इसकी, तो क्या हो जाता है, ये द्रव में आ जाता है। साफ साफ शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जिस ये पारा ऐसा है कि अगर ये -38 डिग्री सेल्सियस भी अगर हो जाए हमारा तापमान, तो ये आपका द्रव अवस्था में ही होता है। और यदि इसका टेम्परेचर और थोड़ा घट जाता है तब ये आपका कह सकते हैं ये ठोस अवस्था में रहेगा। 38 से अगर ये 39 हो जाता है, 39-40, तो ये क्या में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसको नोट डाउन करिएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बर्फ जो पानी होता है हमारा, उस बर्फ का गलनांक भी बता देता हूं। बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो बर्फ का 0 डिग्री अगर सेल्सियस तापमान है तो वो इस पे क्या होगा, गलनांक, जैसे नाम से पता, गलनांक यानी गलने लगता है, यानी पिघलने लगता है। और यदि 0 से जितना बढ़ता चला जाएगा तो उसमें पिघलेगा, और 0 से नीचे रहेगा तो उसमें क्या होगा, ये जमा रहेगा। सिंपल है। और हम देखिए 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम इसे केल्विन की बात करते हैं तो इसके बराबर या 273 केल्विन हम इसको कह सकते हैं। यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। और केल्विन हमारी जो इकाई है हमारी एसआई पद्धति यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में केल्विन में तापमान को नापा जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस हमारे कंट्री में। ओके, सिंपल है, यानी ये बहुत इजी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वथनांक की। अब क्वथनांक क्या है, हमने अब तक क्या जान लिया है, अब तक हमने घनत्व के बारे में जान लिया, हमारा घनत्व की क्या क्या भूमिका थी, हम घनत्व क्यों निकालते हैं, हमें डीपली से पता चल गया। अभी हमने सीखा है गलनांक। गलनांक इस नाम से पता चल रहा है, जैसे गलनांक, तो आप देख लीजिए यहाँ पर गलनांक इसलिए जहाँ पर कोई वस्तु गल रही है यानी पिघल रही है, सिंपल सी बात है, किस तापमान पे गल रही, वो उसका गलनांक का टेम्परेचर है। सिंपल है। अब हम क्वथनांक के बारे में जानते हैं, तो क्वथनांक का मतलब होता है वो कितने टेम्परेचर पर उबल रही है, तो उसके बारे में जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी देखते हैं। आइए फ्रेंड, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं किसके बारे में, हम क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक क्या है आपका, मैंने उसको परिभाषा को लिख दिया है टाइमिंग सेव के लिए। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। इसमें भी तापमान यानी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड सिस्टम है। उसमें गलनांक में क्या था, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघल रहा था। अब ये वह तापमान जो पिघला हुआ यानी जो द्रव में आया हुआ है वो इस पे उबल रहा है, ये उस तापमान के बारे में बात करें। इसका मतलब तापमान और भी बढ़ रहा है, यानी क्वथनांक, हमारा क्वथनांक वह है जो कोई द्रव उबलने लगता है न्यूनतम तापमान पर, तो वह क्या होता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। सिंपल है बिल्कुल। यानी कोई भी द्रव्य पदार्थ, कोई भी द्रव के रूप में जो पदार्थ होगा, अगर हम उसको उबालने लगते हैं तो वो जब जिस टेम्परेचर पे उबलता है वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब ऐसा आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि क्वथनांक क्या है। कोई भी द्रव्य पदार्थ जब उबलता है, इसको टेम्परेचर बढ़ा के उबाला जाता है,
तो सिंपल है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। अगर हम जल के बारे में बात करते हैं तो जल का क्वथनांक क्या है? जल का क्वथनांक, जल के क्वथनांक के बारे में बात करते हैं तो जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके फिर स्टूडेंट्स, तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्वथनांक। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस जल का पता चल जाएगा कि अगर हमें इस जल का क्वथनांक पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें ये पता चल गया है कि यदि हम इस द्रव्य पदार्थ को उबालने लगे तो इसको टेम्परेचर की कितनी आवश्यकता है, इसलिए हमें क्वथनांक की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग समझ गए होंगे कि क्वथनांक क्यों ज्ञात किया जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि हम कोई भी जो भी ज्ञात करते हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि क्वथनांक का क्या यूज है। अगर हम किसी भी द्रव्य पदार्थ के बारे में जानते हैं कि इसका क्वथनांक कितना है, तो उस समय यह पता चल जाता है कि ये इस तापमान पर उबलेगा। बहुत सिंपल है। तो क्वथनांक का क्या अर्थ हुआ, आप समझ गए होंगे कि किसी पदार्थ का उबल जाता है जब ये, तो वो टेम्परेचर यहां पर बताता है। अगर किसी पदार्थ का फॉर एग्जांपल लें, क्वथनांक जो है 500 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो इसका मतलब यह है कि उस द्रव्य पदार्थ को 500 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, तभी इसको हम उबाल सकते हैं। सिंपल है। अब हम इसके बारे दूसरे बारे में बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ऊर्ध्वपातन। तो जल्दी से मैं ऊर्ध्वपातन को लिख देता हूं, टाइमिंग सेव करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके ऊर्ध्वपातन के बारे में। आपका ऊर्ध्वपातन क्या कहता है? ऊर्ध्वपातन में देखिएगा, जो पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैस के रूप में बदल जाता है अथवा गैस से ठोस अवस्था में बदल जाता है, इस प्रकार की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि कोई हमारा पदार्थ सीधे ठोस से गैस में और गैस से ठोस में बदल जाता है, ऐसी क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सिंपल है। हमारी जो क्रिया होती है, ठोस से द्रव में बदलेगा, द्रव से गैस में, और फिर गैस से द्रव में, और द्रव से ठोस में। इस प्रकार से चक्र हमारा घूमता है। पर इसमें क्या है, द्रव का कोई भी नाम नहीं लिया गया, यानी ये बिना द्रव में बदले क्या हो रहा है, ठोस से गैस और गैस से द्रव हो रहा है। तो सिंपल है, हमारा क्या सिस्टम होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी ऐसा पदार्थ है जो इस क्रिया को फॉलो करता है, उस पदार्थ के अंदर ऊर्ध्वपातन क्रिया हो रही है। सिंपल है। देखिएगा, हम क्या हमारे जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जो एक तो होता है ठोस रूप, फिर होगा द्रव, फिर उसके बाद होता है गैस। यानी कोई भी है, पहले ठोस से द्रव बनेगा, फिर द्रव से हमारा गैस, और गैस से बारे में बात करते हैं तो फिर गैस से फिर द्रव बनेगा, और द्रव से फिर ठोस। तो यानी कि ये हमारा सर्किल ऐसा है, पहले ऐसे घूम रहा है, पहले इधर से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, उसके बाद फिर यहां से ऐसे आएगा, फिर इसी में लौट के आएगा, फिर यहां से ये ऐसे जाएगा। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि इसमें जो हमारा द्रव है, इस द्रव को इन्होंने छोड़ दिया है, कि यानी कि सीधा ठोस से गैस में जा रहा है और गैस से ठोस में। तो ये हमारी चैन को इसने बीच में तोड़ दिया है। जब ऐसी क्रिया होगी किसी पदार्थ में, तो हम वहां से पता कर सकते हैं कि ये क्रिया ऊर्ध्वपातन को फॉलो करती है, यानी वह हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो उदाहरण के तौर पे क्या ऐसा कौन से पदार्थ हैं जो ये ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं? वो हमारा है कपूर। तो हम लिख देंगे यहां पर कपूर। उदाहरण ये है कपूर। और भी उदाहरण है। कपूर क्या आपने देखा होगा, कपूर को ठोस रूप में रहता है, और उसको जैसे हम गर्म करते हैं तो वो एकदम द्रव नहीं बनता, उसका सीधा क्या होता है, वो वाष्पीकृत हो जाती है, यानी कि ये सिंपल सा है, वो गैस के रूप में हो जाता है, जलने लगता है, सीधा गैस बनता है। और आपने ये देखा होगा, तो यहाँ पर कोई द्रव नहीं बनता। तो इसलिए हम कहा गया है जो हमारी कपूर है वो ऊर्ध्वपातन क्रिया को फॉलो करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद बाष्पीकरण और आर्द्रता के बारे में बात करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हमारा क्या कहता है और वाष्पीकरण की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्या इसका उद्देश्य वाष्पीकरण, सुन देखते हैं। वाष्पीकरण, जब कोई द्रव पदार्थ अपने क्वथनांक से नीचे अर्थात कम तापमान पर वाष्प में बदलने लगता है, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आया कुछ समझ में? नहीं आया होगा तो एक बार और दोबारा समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है, जब कोई भी द्रव्य पदार्थ क्वथनांक से नीचे स्तर पर वाष्प में बदलने लगता है, सिंपल शब्दों में समझिएगा। क्वथनांक क्या है, अगर हम पानी को ले लेते हैं और हम इस पानी को गर्म करते हैं, मान लिया उसका हमारा पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हुआ, 70 हुआ, 100 नहीं हुआ, क्वथनांक से नीचे है, क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है और उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो जो उसमें से भाप जो उत्पन्न हो रही है, जो भाप उड़ रही है, वो क्या कहला रहा, उस पानी का वाष्पीकरण कहला रहा है। सिंपल है, यानी कि जो कम टेम्परेचर पर भी वाष्पीकरण यानी जो भाप निकल रही है, वो पानी का वाष्पीकरण कहला रहा है। सिंपल है, तो ये इसको क्या कहते हैं, हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो यानी कि जो कोई भी द्रव पदार्थ अपने क्वथनांक से नीचे, यानी कि 100 से नीचे 95 भी होगा, 90, 80, 50, 60, 10, 20 जो भी है, सब पे काम करता है, बस क्वथनांक से नीचे होना चाहिए, तो बदलने लगते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ये तो मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल बताया। यदि हम किसी और धातु का बात करने लगे और वो क्या हुआ पदार्थ, उसका क्वथनांक मान लिया 500 डिग्री सेल्सियस हुआ और वो 400 पे उसका वाष्पीकृत हो रहा है, तो हमारा 400 डिग्री पर भी वाष्पीकृत कहलाया जाएगा, पर पानी नहीं, क्योंकि पानी का क्वथनांक हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, कम होना चाहिए। आपने देखा होगा वाष्पीकरण की क्रिया हमारी शीतलता प्रदान करती, यानी ठंडक प्रदान करती। जहां पर वाष्पीकृत होता है उस क्षेत्र में ठंडक महसूस की जाती है। तो मैं लिख देता हूं, वाष्पीकरण शीतलता प्रदान करता है। अब कैसे करता है शीतलता प्रदान, देख लीजिए। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में हमारे कूलरों में पानी भरा होता है, क्या वो पानी ठंडा होता है? नहीं होता है, पर फिर भी जब उसको कूलर को चलाया जाता है तो वो हमें हमेशा ठंडी हवा ही देता है। उसमें पानी होना चाहिए, बस वो क्या है, ठंडी हवा देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो पानी, जैसे गर्मी बढ़ती है तो गर्मी के बढ़ने से उसका टेम्परेचर बढ़ता है पानी का, यानी वो वाष्पीकृत हो जाता है, और जब वाष्पीकृत होता है तो वहां पर ठंडक प्रदान करता है। जहां कहीं भी कोई भी पानी वाष्पीकृत होता है तो उस वातावरण के मौसम में हमें शीतलता प्रदान होती है। अगर हम तालाब के किनारे गर्मी में पहुंच जाए तो हमको वहां पर भी क्या होगी, शीतलता यानी ठंडक महसूस होगी। नदी के पास पहुंच जाए गर्मियों में, वहां पर भी वाष्पीकृत होता है तो वहां पर क्या, हमें ठंडक हमको महसूस होती है। तो एक आध एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। उदाहरण, तालाब ठीक है, हमें तालाब से ठंडक प्रदान होती है, और कहां से, नदी से और कूलर से भी प्राप्त होती है हमें। यह यहाँ से सबसे क्या होता है, हमसे वाष्पीकरण होता है। जब यहाँ के टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ओके दोस्तों, आपको लोग उम्मीद, मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, अगर कोई समस्या है तो आप एक बार जरूर पूछिए। अब इसके बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, जो हमारी आर्द्रता है, इस क्या है, ये हमें इसके लिए क्यों यूज पड़ता है, क्या हमारा काम है, तो हम लिख देते हैं आर्द्रता के बारे में। देखिएगा, इसका मतलब ये है, वायुमंडल में उपस्थित नमी को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, कि कितनी, अगर वायुमंडल में जितनी अधिक नमी होगी तो हम कह सकते हैं कि वहां पर आर्द्रता का मान भी सबसे अधिक होगा। सिंपल है, तो लिख सकते हैं वायुमंडल
वायुमंडल में नमी को दर्शाता है। यानी वायुमंडल में जितनी भी नमी होगी ये हमारा ये किसको दर्शाएगा, वायुमंडल की नमी को दर्शाता है, यानी वायुमंडल की नमी को हम दर्शाता है। इसका मतलब ये है जो वायुमंडल या वातावरण है जो भी हमारा, अगर उसमें जितनी अधिक नमी होगी तो वहां पर आर्द्रता भी उतनी अधिक होगी, और जितनी नमी बहुत कम होगी तो वहां पर आर्द्रता भी हमारी डाउन हो जाएगी। तो आर्द्रता का यूज आप समझ गए। अगर हमारा कोई वायुमंडल वातावरण है उसमें जितनी नमी होती है, अब देख लीजिए आप किस समय अधिक आर्द्रता होगी, रात के समय में अधिक होती है, जब 12 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक हमारी क्या है, आर्द्रता सबसे अधिक होती है, क्योंकि उस समय वातावरण में नमी होती है। आपने देखा हो नहीं, ओस होती है जैसे, तो ओस उस समय सबसे अधिक होती है और वातावरण में नमी भी सबसे अधिक होती है। तो आर्द्रता का टाइम रात में ही सबसे अधिक होता है, और दिन में तो समझ लीजिए बहुत कम होता है कि फिर तो आर्द्रता आपकी कब बढ़ेगी, जैसे कि बारिश का मौसम है तभी हो जाती है, वरना आपकी आर्द्रता जो है नाइट में ही रहती है। अब वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरा जो टॉपिक है ये मैं लाया हूं आपके लोगों के लिए, ये भी आपको काफी पसंद आए होंगे। अगर आप फिर भी इतना मेरे समझाने के बाद भी कोई समस्या, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर हमको बताइए। हम आपकी समस्या के लिए सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम थोड़े से मात्रक और जान लेते हैं, देख लीजिए स्टूडेंट्स। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे इस अध्याय में जितने भी मात्रक का यूज किया गया है, जितने भी हमारे सूत्र का यूज है, वो उसको मैं एक बार लिख देता हूं इस अध्याय से, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। तापमान, तापमान का मात्रक क्या होगा, केल्विन, और इसका प्रतीक आपने देखा के है। यह हमारे इस अध्याय में आया है, और हमारे इस विज्ञान में और जीवन में कभी भी काम आ सकते हैं। आप इसको लर्न करना ना भूलिएगा, आप अच्छे से इसको स्टडी करिए, याद करिएगा। नंबर 2 की बात करते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान भी आया है इसमें, तो द्रव्यमान को भी लिख देते हैं। द्रव्यमान क्या होता है आपका, किलोग्राम, किलोग्राम को यानी कि केजी से हमने इसको प्रतिशत कर दिया है। अब है लंबाई, तो लंबाई देखेंगे, लंबाई को कैसे नापते हैं हम, मीटर, और मीटर का क्या होगा यहाँ पर, एम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद हमारे पास भार, भार का क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन का प्रतीक क्या है, एन। इसके बाद हमारे पास क्या है, आयतन, आयतन का क्या होता है हमारे पास, घन मीटर, घन मीटर लिख देंगे, यानी कि मीटर की घात 3। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, घनत्व, घनत्व आता है। घनत्व का क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर, हमने भी देखा था। तो इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर की घात -3, ऊपर पहुंच जाएगा, सिंपल है। इसके बाद है हमारे पास दाब, दाब का क्या है, पास्कल, क्या है, पास्कल, और हम इसे क्या कह सकते हैं, न्यूटन प्रति यानी के मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पी इसका एक संकेत होता है। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके फ्यूचर में काम आएगा। और ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और आप अपने कमेंट करके और सुझाव करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू क्लास।